नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ करा रहे हैं, जिसमें आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और चैप्टर का नाम है आपका रेखागणित। ठीक है, इस रेखागणित के चैप्टर में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, इसके बारे में पूरी आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और उसी के साथ साथ पहले मैं आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके बाद आपके इसके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर चैप्टर नंबर 9, 8, 7 कोई भी आपका ऐसा चैप्टर रहा है जिसके आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप जा करके देख सकते हैं। उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से, तो आप जा करके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हैं तो यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेज देता है। ठीक है, चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 10 में आपके जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं देख लिए। पहले हम तल के बारे में जानेंगे, तलखंड क्या होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ बिंदु क्या होता है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी आपको। रेखा वक्र क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होती है, कोण की संकल्पना क्या होती है, ये हम टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इन्होंने किस तरीके से जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझाया हुआ है और मैं इसमें आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए तल एवं तलखंड। तो तल क्या होता है, तलखंड क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु कोई ना कोई स्थान घेरती है। ठीक है, वस्तु का वह भाग जो उसके बाहर स्वरूप का निर्धारण करता है, यानी जो आपका बाहर से उसका जो शेप दिखता है किसी भी चीज का, उससे हम छूकर उसकी आकृति का बोध करते हैं। यानी उसे हम जब छूते हैं तो पता चलता है कि ये क्या है, उसका हम बोध करते हैं। उस वस्तु का तल कहलाती है, क्या कहलाती है, उसका सरफेस कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक बॉल पकड़ ली, तो बॉल को आप पकड़ लोगे दोनों हाथों से, मान लो पूरा कवर कर लिया, जो बाहर का आपको उसका आकार दिख रहा है वही सरफेस है, यानी वही आपका क्या है, एक तल है। कुछ वस्तुओं का तल तो समतल होता है, समतल का मतलब प्लेन हो गया। जैसे कि मान लो कि आपने कोई टेबल देखी हो, टेबल का पूरा जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है। ठीक है, ऐसे आपने जो आप जिस घर में रहते हो, जिसमें आपके कमरे बने हुए, उसमें आप नीचे का फर्श देखोगे तो एकदम समतल होगा, प्लेन होगा। छत का देखिएगा तो छत का एकदम प्लेन होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो प्लेन सरफेस होता है, इसी को हम तल बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या गया, पुस्तक। जैसे आप पुस्तक देखते हो, पुस्तक का एकदम ऊपर वाला जो आपका कवर है उसको देखिएगा, वो प्लेन होता है। मेज प्लेन होती है। कमरे का फर्श बता दिया आपका प्लेन होता है। श्यामपट देख लो, जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है, आपने देखा होगा, वो पूरा प्लेन होता है। आदि जैसी वस्तुएं क्या है, एक समतल हैं, और कुछ वस्तुएं समतल नहीं होती हैं। जैसे कि आप अगर गेंद देखोगे तो गेंद का जो पूरा मतलब आप बाहर का जो आवरण है उसका, वो आप पूरा धरती पे एक साथ नहीं लिटा सकते। ठीक है, वो आधा हवा में रहता है और थोड़ा सा उसका जो केंद्र होता है, केंद्र बिंदु आपको उसका धरती पे दिखेगा। ठीक है, जो केंद्र पे डटा होता है, थोड़ा सा जो आपका आकार होता है वो यहाँ पे नीचे धरती पे होता है। जैसे अंडा देख लो, तो अंडा भी आप देख सकते हो, अंडा का आपने शेप देखा होगा। तो ये प्लेन नहीं है। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं ये जो तलखंड क्या होता है। अभी हमने तल के बारे में जान लिया, अब हम तलखंड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो तलखंड क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, तो तलखंड में देखेंगे यहाँ पे तल, जैसे ये प्लेन है, कोई चीज प्लेन है, और तलखंड तो उसी का छोटा सा खंड, उसी का छोटा सा पार्ट है। यानी कोई हम इसमें से पार्ट निकाल लें तो वही तलखंड कहलाएगा। क्या होता है, खंड का मतलब होता है उसका पार्ट। किसी भी तल के खंड यानी हिस्से को तलखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, तलखंड कहते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा उसका क्या, सरफेस हो गया। सरफेस में से थोड़ा सा खंड निकाल लिया जाए तो उसे हम तलखंड बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेखा गणित में तीन मौलिक संकल्पनाएं होती हैं। कौन कौन सी तीन मौलिक संकल्पनाएं होती हैं, तो पहला पॉइंट आपका, यानी जिसे बिंदु बोलते हैं, और दूसरी आपकी लाइन, जिसे रेखा बोलते हैं हिंदी में, और समतल यानी प्लेन। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं, समतल बोलते हैं। अभी आपको सर बता दिया मैंने, प्लेन क्या होता है, समतल क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो
इनके बारे में कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं, किस तरीके से इनको हम समझ सकते हैं कि बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, समतल क्या होता है, इसके बारे में आपको आगे समझाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये तीनों ही अपरिभाषित हैं। कैसे हैं? अनडिफाइंड टर्म्स हैं, यानी इन्हें परिभाषित सही तरीके से, अच्छी तरीके से नहीं किया गया है, अनडिफाइंड है ये। किंतु उदाहरणों की सहायता से हम इन संकल्पनाओं को भी समझ सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स लेते हैं उसके हिसाब से हम इनको भी समझ सकते हैं। जैसे कागज के एक पन्ने पर बारीक पेंसिल द्वारा, यानी एक कागज का पन्ना ले लो, पेज ले लो, उस पर एक बारीक पेंसिल द्वारा बनाया गया सूक्ष्म चिन्ह, यानी छोटे से छोटा चिन्ह, जैसे मान लो इस तरीके से मैंने पॉइंट रख दिया, तो अब इसका कितना आकार छोटा हो सकता है? आकार जैसे मान लो मैंने इतना छोटा कर दिया, ठीक है, इसमें इस तरीके से रख दिया, तो ये आकार छोटा हो गया। तो जितना भी छोटा आप कर पाओ, ठीक है, जितना भी छोटा कर पाओ, तो पेंसिल द्वारा लगाया गया सूक्ष्म रेखा गणित बिंदु, यानी ये जो बिंदु पॉइंट मैंने बताया इस तरीके से, जितना भी सूक्ष्म लगा पाओ, से बहुत मिलता जुलता होता है। किससे? पॉइंट से, यानी बिंदु से मिलता जुलता होता है ये वाला, ये इसे हम बिंदु बोल सकते हैं। जिसकी बारीक पेंसिल होगी उतना ही ये बारीक आपका बिंदु भी बन जाएगा। ठीक है, उतना ही उसके अनुरूप, उससे अधिक अनुरूप बोला जाएगा उसके। ठीक है, तो आप इस तरीके से लगाते हो तो ऐसे आप पॉइंट बोल सकते हो। ठीक है, और इसमें जितना बारीक लगा सकते हो, आप कितना बारीक कर सकते हो भाई, तो थोड़ा बहुत तो आपको जब आप किसी का पॉइंट रखोगे तो पॉइंट से ये चीज़ तो पता चलेगी ना, जैसे ये पॉइंट दिखना तो चाहिए ही ना थोड़ा, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ इसी के बारे में, कॉपी के एक पृष्ठ पर बारीक पेंसिल और रूलर द्वारा, एक बारीक पेंसिल ले लो और उसमें एक रूलर ले लो, जिसे पैमाना बोलते हैं, खींची गई रेखा द्वारा ज्यामिति सरल स्ट्रेट लाइन का एक मिलता जुलता उदाहरण है। किस तरीके से? मान लो एक स्केल रख ली और इस पे स्केल पे इस तरीके से पेंसिल चला दी, तो वो स्ट्रेट जाएगी। मैं तो देखो यहाँ पेंसिल रख के बना नहीं रहा हूँ, तो आपकी इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन, यानी कि आपकी सरल रेखा बोलेंगे। संक्षिप्त में हम सरल रेखा पर केवल रेखा शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सरल रेखा पर रेखा शब्द का प्रयोग कर देते हैं, इसलिए हमें ये सरल रेखा होती है। वैसे ये क्या होती है? सरल रेखा। इसे हम रेखा शब्द से भी डिनोट कर देते हैं, केवल हम रेखा इसे बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ज्यामिति की रेखा दोनों ओर अंततः तक जा सकती है। ठीक है, तो जो रेखा होती है वो दोनों साइड में आपकी बढ़ सकती है। तो देखो इस तरीके से जैसे रेखा बनाया, रेखा पर ये जो एरो के साइन होते हैं यही बताते हैं कि हम इसे दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं। इधर भी हम बढ़ा सकते हैं इसको और इधर भी हम बढ़ा सकते हैं, जितना मेरा मन करता है उतना हम इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इधर भी हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जो आपकी लाइन होती है, जो रेखा होती है, उसे हम दोनों साइड में बढ़ा सकते हैं। तो इसमें अगर आप इंग्लिश में जाएंगे तो आप कहेंगे लाइन के एक्सटेंड इन बोथ साइड्स। आप किसी भी साइड्स में इसको बढ़ा सकते हो लाइन को। ओके, अब देखिए, ज्यामिति की रेखा दोनों ओर अंत तक जा सकती है, बढ़ा सकते हैं। इस बात का महत्व दिखाने के लिए कि उत्तर पुस्तिका या ब्लैक बोर्ड पर खींची गई रेखा दोनों सिरों पर एक संकेत बना देते हैं, संकेत बता दिया, इस तरीके से एरो बना देते हैं ताकि इससे पता चल जाए कि ये दोनों साइड में बढ़ रही है। तो देखिए लिखा हुआ है, किसी चिकनी स्मूथ दीवार की सतह पर, यानी अगर हम जो आपका प्लेन का अगर दिखाना है तो प्लेन किस तरीके से दिखाएंगे, किसी समतल कागज के एक पन्ने की सतह अथवा चिकने बोर्ड की सतह ज्यामिति में समतल की तरह काम करती है, प्लेन की तरह काम करती है। मिलते जुलते उसके उदाहरण भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जो प्लेन ब्लैक बोर्ड हो गया, आपका कमरे का फर्श हो गया, ठीक है, आप देखेंगे कॉपी का आपका फर्श, जो आपका पेज होता है, टेबल होती है, तो आपने वो देखा होगा। ठीक है, किंतु ब्लैक बोर्ड की सतह और दीवार की सतह, कागज के पन्ने की सतह आपकी क्या है? एक सीमित है। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा हो सकती है, किंतु ज्यामिति का तल सभी दिशाओं में अनंत तक फैला जा सकता है। ये भी अनंत तक आपका फैल सकता है। तो ये जो प्लेन होता है वो आपका बहुत ज्यादा फैल सकता है। तो ये एक सीमित चीजें होती हैं और वैसे इसे हम अनंत तक फैला सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सबका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे ये आपकी एक सरल रेखा है, ये क्या है आपकी एक सरल रेखा है। थोड़ा इसका मैं पॉइंट थोड़ा बढ़ा लेता हूँ कि बहुत छोटा कर दिया। ठीक है, ये एक सरल रेखा। इसके बाद आप देखेंगे ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये इसका प्लेन है, जो आपको इसके अंदर दिख रहा है ये एक प्लेन पेज है। ठीक है, एक प्लेन पेज है यानी समतल बोलेंगे। और इसमें जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे ये पॉइंट है, बिंदु है। ठीक है, ये भी हम जो रखना है ये भी पॉइंट्स हैं सभी। ओके, चलिए साथियों आगे देखते हैं क्या कहा हुआ है। तो कह रहे हैं बिंदु, रेखा और समतल के यथार्थ उदाहरण प्रकृति या संसार में संभव पाना नहीं है। मतलब पाना संभव नहीं है। यथार्थ मतलब सेम टू सेम उसके उदाहरण आप नहीं दिखा सकते। ज्यामिति में बिंदु आपका रेखा हो गया, समतल हो गया, आदर्श संकल्पनाएं हैं। कैसी ये संकल्पनाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। आज देखेंगे व्यावहारिक उद्देश्य से इन संकल्पनाओं से काफी मिलते जुलते आपका इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा बिंदु के बारे में अब कह रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ से इसकी जो क्वालिटीज हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में इसके बताया जा रहा है। ठीक है, तो पॉइंट, एक बिंदु केवल एक स्थान, केवल एक जो आपका होता है स्थान होता है बिंदु। जैसे ये पॉइंट रख दिया, जैसे मान लो आप जो लोकेशंस देखते हो, जब आप कहीं जाते हो तो आपने गूगल मैप पे सर्च करा हुआ तो वहाँ पे एक लोकेशन दिखाता है, एक पॉइंट दिखाता है। ठीक है, बिंदु में ना इसकी कोई लंबाई होती है, ना इसकी चौड़ाई होती है, ना ही इसकी कोई मोटाई होती है। ठीक है, नो ब्रेथ नो लेंथ, नो इसकी कोई भी थिकनेस भी नहीं होती है। ठीक है, तो इनमें से कोई चीज नहीं होती है। बिंदु सदैव अक्षरों अ व या क ख आदि द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। इनसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो अब यहाँ पे आगे देखेंगे लिखा हुआ है। देखिए किसी तल पर स्थित रेखा में असंख्य बिंदु हो सकते हैं। अगर कोई एक तल है, कोई एक प्लेन है, तो प्लेन आप समझ सकते हो वहां पे तो बहुत सारे बिंदु आपको देने के लिए मिलेंगे। तो इसमें क्या समझाने की जरूरत, आप ये इतना पूरा करा चुका हूँ। तो आप जो प्लेन बना होता है, प्लेन में तो बहुत सारे डॉट्स होंगे कि नहीं होंगे ये बताओ, बहुत सारे बिंदु होंगे कि नहीं होंगे, तभी तो वो प्लेन बना होगा। इस तरीके से कहीं भी एक जगह तुम मारते जाओ तो ये प्लेन नहीं, फिर प्लेन के रूप में नहीं काउंट होगा। ठीक है, ये देखिए ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से आपका, तो इसमें क्या होता है। अब देखिए रेखा क्या होता है, रेखा के बारे में देखिए दिया गया है। रेखा दो अथवा दो से अधिक बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। तो रेखा क्या होता है आपका, दो या उससे अधिक बिंदुओं के बीच की क्या दूरी को ही हम जो दूरी होती है उसे हम रेखा कहते हैं। ठीक है, रेखा दो अथवा दो से अधिक बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। रेखा में केवल लंबाई होती है, चौड़ाई मोटाई नहीं होती है। तो केवल जो रेखा में होता है वो आपका केवल लेंथ होती है, ना इसकी ब्रेथ होती है, ना ही इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, ना इसकी कोई मोटाई होती है। ओके, रेखा के ज्ञान हेतु अध्यापक छात्रों को निम्न कार्य करवाएं। अध्यापकों के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं कि आपको क्या क्या कार्य करवाने हैं जिससे कि जो बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से रेखा के बारे में जान पाएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि रेखाओं के ज्ञान हेतु अध्यापक छात्रों से निम्न कार्य करवाएं। पहला नंबर क्या, कागज का एक टुकड़ा लेकर के, एक कागज का टुकड़ा लेके उसे मोड़ने को कहें। फिर जो मोड़ दिया है उसे खोलने पर जो मोड़ होती है, जब उसे खोलेंगे बनी सीधी क्रीज को दिखाएं। जैसे आपने किसी पेज को मोड़ देते हो तो उसमें बीच में एक क्रीज सी बन जाती है नहीं, जैसे मान लो एक वो पड़ जाता है एकदम बीच में लाइन सी पड़ जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा। धागा या तार को दोनों हाथों की उंगलियों के बीच खींचकर, धागा या तार ले लो, उसमें दोनों हाथों में इस तरीके से फंसा लो, बीच में खींच लो इस तरीके से, और खींचने के बाद दिखाएं तथा छात्रों को उसी प्रकार खींच कर देखने को कहें कि आप भी देखिए खींच करके। इस तरीके से मान लो कि इन दोनों पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया, इस तरीके से मान लो इधर भी स्टार्ट किया है, ये एक ही साइड में भी जाएगा, तो इधर भी मैंने खींच के कर दिया। ये तार अपने मैंने हाथों में लगा लिए। ठीक है, ये हाथों में लगा लिए, इस तरीके से दोनों को खींचा, इस तरीके से दोनों को खींचा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आपको एग्जाम्पल देने के लिए, पुस्तक के एक पन्ने के किनारे को दिखाकर रेखाखंड का संबोधन कराएं। ठीक है, तो जो रेखाखंड होता है उसमें पुस्तक के एक पन्ने के किनारे को दिखाकर रेखाखंड का संबोधन करें। जो पन्ने का किनारा होता है, ठीक है, उसमें एक रेखाखंड को दिखाएं, मतलब ये रेखाखंड है।
छात्रों से पटरी तथा पेंसिल की बारीक नोक से कागज पर रेखा खिंचवाएं, ठीक है। उस पर दो बिंदु एक्स वाई अंकित करवाएं, या मान लीजिए यहाँ पे एक एक्स अंकित कर दिया, एक वाई अंकित कर दिया, इसको पूरी रेखा बनवाया इस तरीके से, और इसे थोड़ा बढ़ा देंगे इन पे, क्योंकि इसी रेखा पे लोगे जिस तरीके से बिंदु ले लोगे तो मतलब काटना नहीं है, हालांकि ये एक्स पॉइंट टू यहाँ पे और ये यहाँ पे हो जाएगा, तो इस तरीके से, ठीक है, करना है, एक्स वाई पर करवाएं। उदाहरणों देखिए, उपरोक्त उदाहरणों में यदि रेखाखंड दोनों दोनों अंत बिंदुओं को बहुत दूर तक ले जाएं तो रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है। तो क्या कहलाएंगी, जो रेखाखंड होता है, जैसे मान लो इस तरीके से, जैसे मान लो एक रेखा पूरी बनी हुई है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रेखा ये बनी हुई है, और यहाँ पे देखोगे तो एक एक्स पॉइंट मान लिया, यहाँ पे एक वाई पॉइंट मान लिया, तो ये वाई पॉइंट हो गया, ये एक्स पॉइंट हो गया, तो ये जो बीच में दूरी है ये रेखाखंड है। अब रेखाखंड का मतलब क्या हुआ, आप समझ सकते हो। देखो, जो रेखाखंड होता है ना, वो रेखा का एक भाग होता है। रेखा का भाग कैसा, तो जैसे रेखा इस तरीके से होती है, पूरी रेखा ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बिंदु की बीच की दूरी ये ले ली हमने, ये तो ये रेखाखंड है। तो और निकला किससे, रेखा से निकला है, तो रेखाखंड, लाइन सेगमेंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, छात्रों को स्पष्ट करें कि एक्स से वाई तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं, एक्स से वाई तक पहुंचने के कैसे हैं, अनेक मार्ग हैं। एक चलित दूरी, न्यूनतम दूरी चित्र से स्पष्ट करें कि एक्स वाई एक रेखाखंड है, तो यहाँ पे ये वाई था, ये एक्स था, ठीक है, तो एक्स था, ये न्यूनतम दूरी है ये। अब जा तो आप इस तरीके से भी सकते हो, जा तो आप इस तरीके से भी सकते हो, इधर इधर घूमते रहो इधर, फिर लास्ट में चले जाओ तो भी है, बट यहाँ पे जो जो आपकी रेखाखंड की जो दूरी है वो मिनिमम ही होती है, तो मिनिमम दूरी आपकी है, और वो आपका यहाँ पे किसी भी रेखा का बीच में से कोई भाग काट लेना, ये हो गया, तो ये रेखाखंड कहलाता है, ठीक है। रेखाखंड के प्रकार, टाइप्स में अगले वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे लग रहा है काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आगे मैं अगले वीडियो में इसके टाइप्स कराऊंगा। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, ठीक है। इससे पहले का एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। और अगर इससे पहले के जो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, अगर आपने एक भी चैप्टर मिस कर दिया है तो आप देख सकते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से। ओके साथियों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो ये वीडियो यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेज देगा। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने छोटे बड़े भाई बहन जो डीएलएड में पढ़ रहे हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी पढ़ सकें, डिटेल में पढ़ सकें, अच्छे से समझ सकें, और आगे आने वाले भविष्य में जब वो टेट दे रहे हों, सीटेट दे रहे हों, सुपर टेट दे रहे हों, तो उन्हें फिर से मैथ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है साथियों, तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, अब हम बात करेंगे जो आपकी रेखाओं के प्रकारों के बारे में। तो रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, इनके टाइप्स कितने होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है साथियों। तो इससे पहले मैंने सब कुछ करा दिया था, आपको पता होगा जितना आपका हो चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा, रेखाओं के हम टाइप्स देखते हैं। तो पहला टाइप यहाँ पे देखेंगे रेखाओं का, तो लिखा हुआ है सीधी रेखा। क्या है पहला टाइप, तो पहला टाइप है इसकी सीधी रेखा, ठीक है। अब सीधी रेखा क्या होती है, जिससे हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, क्या स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। सीधी रेखा, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी ही आपकी सरल रेखा कहलाएगी, यानी स्ट्रेट लाइन कहलाएगी, ठीक है। दो बिंदुओं की सबसे छोटी दूरी, जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, एक बिंदु मान लो यहाँ पे है, ठीक है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। अब इस बिंदु से, ए बिंदु से बी बिंदु तक के जाने की कई प्रकार हैं, कई तरीके से हम जा सकते हैं। मान लो ऐसा गया, या फिर हम ऐसे पहले गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, इस तरीके से हम जा सकते हैं। तो परंतु सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए होती है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो आप इस तरीके से जब सीधा खींचोगे तभी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगी आपकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए से बी बिंदु तक के जाने के लिए, ठीक है। चलिए,
अब आगे आप देखेंगे लिखा हुआ वक्र रेखा। तो वक्र रेखा क्या होती है? तो वक्र रेखा में देखिएगा लिखा हुआ है जो रेखा सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी हो, यानी वक्र का मतलब टेढ़ा होता है, ठीक है। वक्र हो यानी कर्व्ड हो तो कर्व्ड लाइन बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से एलोरे ले लेके जा रही है, यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। तो यही आपकी रेखा यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, इसे वक्र रेखा बोलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा क्षैतिज रेखा क्या होती है। तो क्षैतिज रेखा का आप यहाँ पे सही तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्षैतिज रेखा लिखी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो आपकी लेटी होती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक ही धरातल पर आधार के समांतर, आधार क्या होता है? जो बेस, जैसे मान लो आप कमरे में बैठे हुए हो, तो कमरे में बैठे हुए तो उसका जो आपका जो फर्श होता है वो क्या होता है? बेस होता है। और उसी पे सीधा सीधा लिटा दो किसी को लाके तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। तो ये एक दूसरे के कैसी होती हैं? ये समानांतर आपकी रेखाएं होती हैं, एक दूसरे के समांतर समानांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। समानांतर रेखाएं क्या होती हैं ये मैंने आपको कई बार बताया भी है, वैसे बता दूं, इन रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है वो हमेशा समान रहती है, ठीक है। समान दूरी पर ये होती हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या हैं? तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होती हैं जिन्हें वर्टिकली बोलते हैं, इस तरीके से खड़ी होती हैं, जैसे आपने पिलर्स खड़े हुए देखे होंगे जिन्हें पोल बोलते हैं। तो इसी तरीके से आप इन्हें पोल की तरह भी देख सकते हो फॉर्मेट में, इस तरीके से रेखाएं खड़ी होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली लाइंस, ठीक है। वर्टिकल लाइंस बोलेंगे। जो रेखाएं समतल पर यानी जो प्लेन है उस पर लंबवत खड़ी होती हैं, यानी पूरा 90 अंश का डिग्री का कोण बनाकर खड़ी होती हैं, यहाँ पे 90 अंश का एंगल बनेगा, ठीक है, इसके सापेक्ष में इस तरीके से। तो ये 90 अंश का एंगल बनेगा, यानी 90 अंश का एंगल बनाकर ही वो खड़ी होती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली, ठीक है। वर्टिकली लाइंस होती हैं। अब देखेंगे यहाँ पे समानांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए समानांतर रेखाएं, देखिए लिखा हुआ है समानांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। अब देखिएगा जो रेखाएं समतल पर क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर आपस में सदैव समान दूरी पर रहती हैं, चाहे क्षैतिज बैठी हों चाहे वे ऊर्ध्वाधर हों, हमेशा ही कैसी रहेंगी? समान रहेंगी, यानी समान दूरी पर रहेंगी। तो यहाँ पे इनके बीच में जितनी भी दूरी है वो हर एक स्थान पे बराबर रहेगी। अगर इस तरीके से खड़ी कर दो तो इनके बीच में भी समान दूरी रहनी चाहिए हर एक स्थान पर, तो वो आपकी वर्टिकली समांतर रेखाएं हो जाएंगी। अगर इस तरीके से है तो हॉरिजॉन्टल समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो ये समांतर रेखाएं होती हैं, इनकी मैंने आपको खासियत बता दी क्या होता है। चलिए असमांतर रेखाएं देखते हैं। असमांतर रेखाएं क्या है? असमांतर रेखाएं देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए जो रेखाएं एक समतल पर क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर आपस में कभी समान दूरी पर नहीं रहती और दोनों रेखाओं की कम दूरी की दिशा में अनंत तक बढ़ाए जाने पर एक दूसरे से मिल जाती हैं, असमांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो क्या है, जैसे मान लो ये लाइंस यहाँ से हमने खोली हैं, इस तरीके से खोली हैं, तो इस तरीके से खोली हैं तो ये रेखाएं बढ़ती जाएंगी, तो ये इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी। अब मान लो कि यही रेखा क्या है कि इस तरीके से यहाँ से चल गई है, तो ये भी यहाँ से चल गई है, तो इस तरीके से ये मिल भी जाएंगी किसी न किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये कैसी होती हैं? असमांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं त्रियक रेखाएं क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो देखिए जब एक सरल रेखा किसी दूसरी रेखा या रेखाओं को काटती है या खींची जाती है तो उसे त्रियक रेखा कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। यानी कि जब दो सरल रेखाएं खींचनी इस तरीके से, ठीक है, और उस पर कोई इस तरीके से रेखा काट गई तो वो एक ट्रांसवर्सल लाइन बोली जाएगी, यानी कि उसे हम त्रियक रेखा बोलेंगे। तो यहाँ पर EF एक त्रियक रेखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं समतल यानी प्लेन। देखिए समतल में लिखा हुआ है प्लेन में समतल बिंदुओं का एक समुच्चय है और रेखा भी बिंदुओं का एक समुच्चय है। देखिए समतल जो बिंदु का एक समुच्चय होता है और रेखाएं भी बिंदुओं का एक समुच्चय होती हैं। कैसे? देखो इस तरीके से, जैसे हमने कोई रेखा बनानी है तो हम क्या करेंगे, बिंदुओं को जब ज्वाइंट करते हैं तभी तो रेखा बनती है, इस तरीके से मान लो, ठीक है। और प्लेन भी बनेगा तब भी ये पॉइंट से ही मिलकर बनेगा, प्लेन भी बनेगा तो, ठीक है। इस तरीके से जब बनाओगे पॉइंटों से ही मिलकर प्लेन ही बनता है। प्लेन यानी सरफेस, ठीक है, जो नीचे वाला होता है, जो धरती वाला फर्श होता है उसे बोलते हैं, ठीक है।
परंतु ये केवल समुच्चय मात्र ही हैं। ये बिंदुओं के विशेष समुच्चय हैं जिनके कुछ गुणधर्म हैं। क्या है? समतल को अधिकांशतः तल ही लिखते हैं। क्या? समतल को अधिकांशतः क्या लिखते हैं? तल ही लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं। अब देखिएगा इनमें लिखा हुआ है बिंदु रेखा तथा तल की कुछ विशेषताएं अब आपको यहाँ पे दी जा रही हैं। देखिएगा तो लिखा हुआ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉइंट्स स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स। तो पहला बिंदु आप देखेंगे, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे मान लो कि एक ये पॉइंट मान लिया, थोड़ा इसका मैं साइज बढ़ा लेता हूँ, काफ़ी कम है इसका साइज। ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट हो गया। अब पॉइंट से इधर भी एक रेखा खींच दी, इधर भी खींच दी, इधर भी खींच दी, इधर भी खींच दी, इधर भी खींच दी। इस तरीके से इस पॉइंट से अनंत रेखाएं जा सकती हैं। क्या जा सकती हैं? अनंत रेखाएं इस पॉइंट से जा सकती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ है तीन असंरेख बिंदु एक और केवल एक अद्वितीय तल निश्चित करते हैं। यानी तीन असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होते हैं? जो एक ही रेखा में मिल जाए। इस तरीके से गए, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये पॉइंट। और असंरेख बिंदु क्या होते हैं? एक ये पॉइंट मान लिया, एक ये पॉइंट, इस तरीके से एक ही तल में ये जैसे मान लो कि तीनों मिल गए। ठीक है, तो एक अद्वितीय वो बनाते हैं, यानी कि एक असंरेख बिंदु केवल एक अद्वितीय तल में निश्चित होते हैं। यानी एक तल होगा, उसमें ये बिंदु तीनों होंगे। ठीक है, अब देखिएगा दो प्रच्छेदी रेखाएं तथा एक केवल एक तल निश्चित करती हैं। दो प्रच्छेदी रेखाएं होती हैं, वो एक तल में होती हैं, एक निश्चित तल में होती हैं। किसी तल में स्थित दो बिंदुओं द्वारा निश्चित की गई निश्चित की गई रेखा का प्रत्येक बिंदु उस रेखा में स्थित होता है। यानी जो आपकी दो बिंदुओं द्वारा निश्चित की गई रेखा, यानी दो बिंदुओं द्वारा, यानी कि यहाँ पे देखेंगे, पहले इसका पहले समझ लेते हैं। दो प्रच्छेदी रेखाएं और केवल एक तल निश्चित करती हैं। मान लो कि ये एक तल हो गया, इसमें दो प्रच्छेदी रेखाएं इस तरीके से लगी हुई हैं। ठीक है, करती हैं किसी तल में स्थित दो बिंदुओं द्वारा, किसी तल में स्थित दो बिंदुओं द्वारा, मान लो एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। ठीक है, बिंदुओं द्वारा निश्चित की गई रेखा, यानी एक निश्चित की गई रेखा इस तरीके से प्रत्येक बिंदु उस तल में स्थित होता है। तो प्रत्येक बिंदु, ये बिंदु, हर एक बिंदु इसमें जो बना है, तल जिस बिंदुओं से बना है, तो हर इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं इसका क्या लिखा हुआ है। चौथे में ये कह रहा है दो रेखाएं तल का क्षेत्र नहीं घेर सकती। यानी पूरे तल है तो उसका पूरा क्षेत्र नहीं घेर सकती दो रेखाएं। अगर मान लो ये तल है पूरा, तो इसमें दो रेखाएं हैं, मान लो कि एक ये रेखा बनी हुई है, एक ये रेखा बनी है, तो क्या पूरा तल घेर लेगी? नहीं घेर पाएगी ना। अब देखिए, यदि दो तल प्रच्छेदन न करें, अगर दो तल है वो एक दूसरे से प्रच्छेदन न करें, यानी एक दूसरे को ना काटे, तो उनका सर्वनिष्ठ एक रेखा होती है। क्या होती है? तो उनका सर्वनिष्ठ होती है, वो एक रेखा होती है, अगर दो तल आपस में नहीं काटते हैं। ठीक है, प्रच्छेद न करें तो। अब देखिए पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, लिखा हुआ है एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। तो एक रेखा इस तरीके से बनाई, मैंने बताया ये जो रेखा बनती है ये भी अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है। इस तरीके से देखो, इस तरीके से बनाते चले जाते हैं, तो इस पर अनंत बिंदु होंगे कि नहीं होंगे? जब जो बिंदुओं से ही मिलकर बन रही है तो फिर वो अनंत बिंदु तो होंगे ही होंगे। तीन या तीन से अधिक बिंदुओं को संरेख यानी कॉलिनियर कहते हैं। यदि एक ऐसी रेखा हो जो उन बिंदुओं को आविष्ट करती हो। ठीक है, तो कॉलिनियर पॉइंट संरेख बिंदु मैंने बोला था, एक ही रेखा में स्थित बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। एक ही रेखा पर स्थित होंगे बिंदु। ठीक है, अब देखिए जो उदाहरण है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। यहां तक मैं इतना ही आपको समझाना चाह रहा था, मैंने समझा दिया है। अगली वीडियो में आपको उदाहरण भी कराए जाएंगे। ओके साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। ठीक है, तो इसमें आज वीडियो नंबर आपका 3 होने वाला है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से। ठीक है, तो साथियों ये आपका रेखागणित चल रहा है और आज इसमें आपके क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं।
आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से करना है, सॉल्यूशन किस तरीके से लिखा जाता है, सभी प्रकार के क्वेश्चनों के सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। देखिए साथियों, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हों तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देते हैं तो ये वीडियो यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेज देता है। अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो यूट्यूब खुद शेयर करता है मेरी वीडियो को। करता तभी है जब आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो ये वीडियो ऑटोमेटिकली यूट्यूब सेंड कर देगा, ठीक है। और इस बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आपके नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 1। और एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए क्या कहा है इसने। तो कह रहे हैं कि समतल में स्थित, यानी समतल यानी प्लेन में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी एक समतल है और समतल में एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसका पॉइंट का मैंने आपका डिस्कशन किया था और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई समतल में मान लो एक बिंदु है, एक बिंदु ये है, तो इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो इससे कितनी रेखाएं खींच लोगे भाई, अनंत रेखाएं इससे खींची जा सकती हैं। इस बिंदु से होकर जाती हुई अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, देखिए, ठीक है। जितना बारीक खींचोगे उतना ही ज्यादा खींच जाएगा। देखो अनंत रेखा खींची जा सकती है इस बिंदु से। समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। उदाहरण, तल पर स्थित, यानी एक तल है उस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से, यानी दो बिंदु हैं उनसे होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी तल में पर एक स्थित दो बिंदु हैं उनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। जो तल में बिंदु होते हैं उनसे कितनी रेखा खींचती हैं। जैसे दो बिंदु हैं, जैसे मान लो एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, ठीक है, और ये एक तल में है, किसी तल में है, और इनसे कितनी रेखा खींची जा सकती हैं। तो हमने आपको बताया था इससे केवल हमेशा एक ही रेखा खींचेगी, दोनों से मिलती हुई, दोनों से मिलती हुई यही एक रेखा खींच सकती है। इसके बाद कोई रेखा नहीं खींचेगी। अब मिलाओगे तो किसी तरीके से भी ये दोनों आप नहीं मिला पाओगे, किसी भी तरीके से आप कोई भी कोशिश कर लो पर ये रेखा से किसी से मिलेगा नहीं। समझ रहे हो। तो हमेशा जो आपके होते हैं उनमें हमेशा आप क्या कर सकते हो, केवल एक ही लाइन खींच सकते हो। एक तल में अगर दो बिंदु हैं, अगर आप दोनों से लाइन को मिलाना चाह रहे हो तो एक ही कंडीशन बनेगी, वो कंडीशन होगी केवल एक रेखा खींच सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए अब यहाँ पे एग्जांपल्स में बता भी रहे हैं कि हम दैनिक जीवन में अपने आसपास अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। ये आकार वक्रों रेखाओं से मिलकर के बनते हैं, वक्रों से मिलते हैं, रेखाओं से मिलते हैं, बनते हैं। आइए हम नीचे दी गई वस्तुओं की आकृतियों को देखें और सोचें। तो क्या सोचवा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिएगा। अब आकृतियां यहाँ पे देखो, ठीक है। चलो पहली आकृति देखो, आपका घनाव, ठीक है। ये क्या है, आपका एक घनाव बना हुआ है। तो घनाव में देखेंगे तो ये घनाव किससे बना होगा। जैसे मान लो कि हम एक यहाँ पे एक घनाव बनाए हैं, ठीक है। इस तरीके से एक घनाव हम भी अपना बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से घनाव बना दिया, ठीक है। ये देखिए, तो ये जो घनाव है वो किससे बना हुआ है। अगर मान लो इस तरीके का क्वेश्चन कर दिया जाए कि ये बताइए घनाव जो बना है वो किस तरीके से, किससे बना हुआ है, तो आप देखेंगे ये लाइन से बना हुआ घनाव है और इसके अंदर आपको तल भी दिखेंगे, ठीक है। ये तल भी है, इसका तल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, ये भी तल रहा ऊपर वाला, ठीक है। ये रहा सरफेस, ये रहा नीचे, देखेंगे इसका, ठीक है। तो जैसे कि आप मान लो अपने कमरे में बैठे हुए हो, ये मान लो कि एक घनाव एक कमरा ही है, ठीक है। इसमें जो भुजाएं होती हैं वो आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी चीज देखने के लिए मिलती है इसमें, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट, तो इसमें सभी चीज आपको देखने के लिए मिलती है। और ये बनता किससे है, तो आपको पता होगा ये आयत से बनता है। किससे बनता है, आयत से। अगर आप पढ़े होगे सही से तो आपका आयत से ये बनता है घनाव। और जो घन होता है वो हमेशा वर्ग से बनता है, ठीक है। वर्ग से बनता है और ये आयत से बनता है। आयत से बनेगा तभी तो सब चीज अलग अलग होगी इसकी। देखो आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, परंतु अगर वर्ग की बात करोगे तो लंबाई चौड़ाई समान होती है। समझ रहे हो, वही चीज है। आगे देखिए, देखिए गोला देखिए, तो गोला में देखेंगे तो यहाँ पे वक्र रेखा का प्रयोग किया गया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तड़ीमड़ी चल रही है, ये कैसे चल रही है, वक्र चल रही है, ठीक है। यहाँ पे वक्र रेखा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा घुमा के किया गया है। यहाँ पे देखेंगे बॉक्स में देख लो, ठीक है।
इसी तरीके से बेलन देख लो, बेलन में 2 सर्कल लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे शंकु में देखोगे तो यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है, यहाँ पे लाइंस का प्रयोग हुआ है। ये समतल है, बीच में आपको दिख रहा होगा, ये समतल है आपका। इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे पत्थर का एक टुकड़ा देख लीजिए, ये क्या है, एक पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं, नीचे आप देखेंगे तो आगे आपका टॉपिक आ जाता है किरण का, ठीक है। तो चलिए अब किरण देखते हैं। तो चलिए साथियों अब देखते हैं हम किरण के बारे में, किरण क्या है, तो किरण के बारे में हम देखते हैं। तो चलिए साथियों अब हम किरण के बारे में देखते हैं। ये किरण दिया हुआ है, किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रे, ठीक है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम इसे रे बोलते हैं किरण को। संलग्न चित्र में ए बी क्या है, एक किरण है, ए बी एक किरण है, ठीक है। और यहाँ पर ए सी एक किरण है, ठीक है। बिंदु ए को किरण ए बी तथा ए सी का अंत बिंदु यानी एंड पॉइंट बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है वो यहाँ से एंड पॉइंट बोला जाएगा, ए बी का भी और आपका ए सी का भी, ठीक है। तो जो एंड पॉइंट होता है उसी से स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ए एंड पॉइंट है और सी तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, किरण में क्या कंडीशन होती है, देखिए साथियों, तो जो किरण होती है वो केवल एक दिशा में बढ़ सकती है। जैसे मान लो इस तरीके से मैंने बना दिया, तो यहाँ पे एक एंड पॉइंट है इसका, और यहाँ पर ये इस दिशा में जा सकती है, इधर ये जा सकती है, इधर ये बढ़ सकती है, इधर, ठीक है, इधर की साइड पे जा सकती है। तो ये एक साइड में बढ़ती है। तो आप इससे अगर रियल एग्जांपल इसके देखोगे तो जैसे आपकी एक टॉर्च होती है, तो टॉर्च में एक साइड पे एक्सटेंड करती है, एक साइड पे टॉर्च लाइट को फैलाती है, और एक साइड पे टॉर्च की लाइट नहीं जाती है ना, तो वो आपकी एक किरण हो गई, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रीट लाइट आपने देखी होंगी, एक साइड पे लाइट देती है, बल्ब हो गया। इसी तरीके से आपका सूर्य हो गया, सूर्य से आने वाली किरणें हो गई, एक साइड में ही वो डालता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये जो एग्जाम्पल्स होंगे वो किसके होंगे, किरण के होंगे, ठीक है। तो किरण में हमेशा जो एंड पॉइंट होता है उसी से स्टार्टिंग की जाती है। तो यहाँ पे देखो ए है, तो ए से बी लिखा जाएगा, ए से सी लिखा जाएगा। इसे सी ए मत लिख देना कभी भी, ना इसे बी ए लिख देना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं इसने क्या आगे कहा हुआ है। कह रहा है किसी किरण के अंत बिंदु को छोड़कर उस पर स्थित अन्य सभी बिंदु उसके अंत बिंदु इंटीरियर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो अगर इसके अलावा जैसे मान लो कि ये किरण बनी हुई है, किरण में ये एक एंड पॉइंट है, मान लो ए है, और इधर एक पॉइंट जाकर के आपको बी मिला, तो इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे वो इंटीरियर पॉइंट्स होंगे इसके। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर के पॉइंट, ठीक है। ये सब पॉइंट्स अंदर के पॉइंट इसके कहलाएंगे, इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए ये चीज। अब देखिएगा रेखाखंड क्या होता है। तो रेखाखंड लाइन सेगमेंट बोलते हैं किसी रेखा का दो बिंदुओं द्वारा घिरा बीच का एक खंड रेखाखंड कहलाता है, यानी लाइन सेगमेंट कहलाता है। रेखाखंड को दो अंत बिंदुओं द्वारा सीमित होता है, और ये भी एक रेखाखंड है। देखेंगे यहाँ पे, देखिए मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में कि जैसे मान लो ये पूरी रेखा है और रेखा के बीच में इतना भाग हमने एक निश्चित कर लिया, तो ये हमारा रेखाखंड कहलाएगा, ठीक है। चलिए, यानी कि जो आपका रेखाखंड होता है उसे किसी भी साइड में नहीं बढ़ा सकते। जैसे ये आपका एक रेखाखंड हो गया, ये आपकी एक रेखा हो गई, इस तरीके से बना दिया, ये आपकी रे हो गई। अंतर समझिए, इसको रेखा को दोनों साइड में बढ़ा सकते हैं, इसे एक साइड में बढ़ा सकते हैं, इसे किसी भी साइड में नहीं बढ़ा सकते हैं। तो रेखाखंड के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि दैनिक लाइफ में देखोगे कॉपी हो गया, कॉपी के जो आपके कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स को देखिएगा, ठीक है। जो आप देखते हो आर्म्स देखिएगा, उनकी भुजाएं होती हैं, तो भुजाएं हमेशा क्या होती हैं, उसके जो भुजाएं इसका पूरा एग्जाम्पल होती हैं, ठीक है। चलिए अब एंगल देखिए, एंगल क्या होता है। तो देखिए एंगल के बारे में कह रहा है दो सरल रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं तो वे उस बिंदु पर एक कोण निर्मित करती हैं, अर्थात दो किरणों के मिलने से दो जो भाग बनता है उसे कोण कहते हैं। जैसे एक ये किरण हो गई, एक ये किरण हो गई, दोनों, ठीक है। इसके बीच में जो ये एंगल बना इसे ही कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कोण बोलते हैं साथियों, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो आपने समझ में आ गया होगा कि कोण क्या होता है।
अब देखिए कोण से संबंधित आगे आपके जितने भी तथ्य आ रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो नीचे आ जाते हैं। अभी कहाँ चल दिया ये, ठीक है, थोड़ा ही और रह गया इसमें, ये खत्म होने वाला है। देखिए अब इसमें लिखा हुआ संलग्न चित्र में अ ब। अब देखिए इसके बारे चित्र के बारे में बात कर रहे हैं कि जो अ और ब है, अ और ब है, सॉरी अ और ब है, ठीक है, तथा स है, अ और ब और स, ठीक है। तो ये क्या है, ये भुजाएं हैं, ठीक है, ये दोनों भुजाएं हैं और यहां पर जो भुजाएं मिल रही हैं ये वर्टेक्स बना रही हैं। तो जो वर्टेक्स है यही तो एंगल है, वर्टेक्स ही तो एंगल है, ठीक है। यानी कि जो इसका कोना है, कोना देख रहे हो ना, कोने में मिली हुई हैं और जहां पे ये मिल रही हैं वहां पे ये कोण बनता है। देखिए लिखा हुआ है सर रेखाएं कोण की भुजाएं, यानी भुजाएं ये आर्म्स, जिनको हिंदी में बोलेंगे आर्म्स, सॉरी इंग्लिश में बोलेंगे आर्म्स और हिंदी में इन्हें भुजाएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक भुजा हो गई इसकी पूरी, ये वाली पूरी भुजा हो गई इसकी, ये वाली एक भुजा हो गई पूरी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदु ब। अब देखिए जहाँ पे और बिंदु ब, जहां दोनों रेखाएं मिलती हैं, यानी ब बिंदु पे जहां दोनों रेखाएं मिलती हैं शीर्ष कहलाता है, इसे इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, वर्टिसिस्टिक। अब देखें इस कोण को कोण अ, कोण ब, कोण स या कोण स ब अ पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर कोण अथवा कोण यहाँ पे अ, ठीक है, कोण अ, कोण ब, कोण स, ठीक है, ये ब और कोण स, ठीक है, इस तरीके से मिला के पढ़ सकते हैं। देखिए किस तरीके से पढ़ना है, देखिए यहाँ पे कोण अ व कोण ब स इस तरीके से पढ़ेंगे, जब तीनों को मिला के ही पढ़ना है। देखिए तो कैसे मिलोगे, देखिए अ ब और स, इस तरीके पढ़ेंगे। कोण अ, जैसे लिखें अ ब स, अ ब स, तो यहाँ पे जो बीच में मिडिल में होता है इससे एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसे ही एंगल मान के चलते हैं। ऐसे ही स अ ब हो जाएगा, या ब लिख सकते हैं इसको, कोण को केवल। ठीक है, तो ब भी लिख सकते हैं इस कोण को। लिखा हुआ देखिए अवस और स ब अ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीन चार प्रकार से लिख सकते हैं, कोई नंबर भी डाल के लिख सकते हैं इसको। कोण की माप, तो देखिए कोण की माप क्या है, तो कोण की माप होती है जो मेजरमेंट होता है ऑफ एंगल। तो देखिए कोण के प्रत्येक भाग को अंश यानी डिग्री कहते हैं, अंश को प्रदर्शित करते हैं इस साइन से। आपने देखा होगा अंश लगाते हो, जैसे 180 अंश, तो इस तरीके लिखोगे। ठीक है, 180 अंश को 180 अंश लिखते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो अब आपकी परीक्षा योगी प्रश्न आ गए हैं, तो इसकी मैं एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन आपको लिख के कराऊंगा, पूरा अच्छी तरीके से इसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। अब यहाँ पे साथियों आज आपका वीडियो नंबर लास्ट होने वाला है, क्योंकि अभी आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट किए जाएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को इसी वीडियो के अंतर्गत हम खत्म कर देंगे। तो आपने प्रीवियस के वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करो, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। ओके साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है परीक्षा उपयोगी प्रश्न। ठीक है, तो जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वही आपके प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखेंगे तो ये 2021 में आया हुआ है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ रेखा रेखाखंड किरण में अंतर बताइएगा, चित्र भी स्पष्ट करिए, चित्र के द्वारा भी स्पष्ट करिएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न हो गए आपके, यहाँ पर ये अतिलघुत्तरी प्रश्न हो गए। ये साथियों में ऑलरेडी जो प्रीवियस के वीडियो हो गए हैं, जिसमें वीडियो नंबर आपका 1 हुआ, वीडियो 2 हुआ, वीडियो 3 हुआ, ये तीनों वीडियो में आपके यही क्वेश्चंस कराए गए थे। ठीक है, तो अगर आप इन क्वेश्चनों में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्रीवियस के वीडियो देख लीजिए। अगर आपको ये ऑलरेडी आ रहे हैं तो आपको देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों, तो अब हम बढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो ये पहले बहुविकल्पी प्रश्नों पे हम आ गए और बहुविकल्पी प्रश्न में पहला आप प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है कि वह रेखा, यानी एक रेखा है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी एक बिंदु से
स्टार्ट हो रही है और दूसरे बिंदु तक जा रही है, तक लगातार दिशा बदलती रहती है। मान लीजिए कि एक पॉइंट हमने यहाँ मान लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ मान लिया, तो इसे पॉइंट ए मान लिया, पॉइंट इसे बी मान लिया। अब ये यहाँ से स्टार्ट होकर के यानी इस पॉइंट से स्टार्ट होती है, इससे और ये लगातार दिशा इस तरीके से तड़क मेढ़ी जा रही है, इस तरीके से जा रही है। तो ये कैसी रेखा होगी? तो आप समझ सकते हो, इसके ऑप्शंस नीचे देख सकते हो। तिर्यक रेखा तो बिल्कुल नहीं है, सरल रेखा भी नहीं है, ये ओवेनिस्ट रेखा भी नहीं है। कैसी फिर रेखा बच जाएगी? तो ये वक्र रेखा बच जाएगी। कैसी? वक्र रेखा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका आंसर चेक करना चाह रहे हैं तो नीचे आंसर्स भी इसके दिए गए हैं, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए का बी का आंसर दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव कैसी होती है? तो इसमें कहा गया समान होती है, आपकी असमान होती है, आपकी अनंत होती है, आपकी शून्य होती है। तो इसमें से बताइएगा आपकी जो दूरी है वो कैसी होती है। ठीक है, तो जब मैंने आपको समांतर रेखाएं बताई थी, पढ़ाई थी, तब मैंने ये चीज़ आपको बताई हुई थी। मैं फिर एक बार बताता हूँ यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे जो जैसे मान लो ये एक रेखा है, एक ये रेखा है, ये दोनों कैसी हैं? समांतर है, यानी पैरेलल दोनों हैं। ठीक है, इसे एल मान लो, इसे एम मान लो, यानी एल और एम कैसी हैं? पैरेलल रेखाएं हैं। तो इनके बीच में जो दूरी होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कहीं भी नापो इनकी दूरी हमेशा समान ही रहेगी। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है और दो समांतर रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। तो ये आपका समान वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा हुआ है। कह रहे हैं कि दो समांतर रेखाओं के एक ही ओर के अंतःकोण कैसे होंगे? तो बताइए, असमान होंगे या ऋज कोण होंगे, बृहत कोण होंगे या समान कोण होंगे? तो पहले मैं जानता हूं कि अंतःकोण क्या होते हैं। देखिए, एक लाइन यहाँ पर ये लाइन हो गई, ठीक है, और एक ये लाइन हो गई, दोनों कैसी हैं? समांतर रेखाएं। दोनों कैसी हैं? समांतर रेखाएं हैं। और साथियों, इससे एक तिर्यक रेखा काट गई। ठीक है, ये एक इसे तिर्यक रेखा ने इसे काट दिया। अब देखिए, यहाँ पे जो कोण बनेंगे उन कोणों को आपको देखना है। ठीक, चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं, देखिए अंतःकोण क्या होते हैं? अंतः का मतलब हो गया इनके अंदर, यानी इन दोनों के अंदर कितने कोण बन रहे हैं, वही आपके अंतःकोण है। तो अंतःकोण देखिए, यहाँ पे एक ये कोण बन जाएगा। कोण किस शेप में बनता है? जैसे इस तरीके से शेप में बनता है, तो ये कोण बन गया। तो आप यहाँ पे ये शेप देख रहे हो, ये वाली, तो ये कोण बन गया ना। ठीक है, तो एक ये कोण बन गया, इसके बाद एक ये कोण बन गया आपका, यहाँ पे एक ये कोण बन गया और यहाँ पे एक ये कोण बन गया। तो चार अंतःकोण होते हैं। कितने होते हैं? चार अंतःकोण होते हैं। और इनमें हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, एकांतर कोण होते हैं जिन्हें एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं? एक ये कोण एकांतर हो गया और एक ये कोण एकांतर हो गया। एकांतर कोण हमेशा ही समान होते हैं। एकांतर कोण कैसे होते हैं? हमेशा समान होते हैं। तो ये चीज आप जान लीजिएगा। इसके बाद देखिए, इसमें एकांतर कोण बराबर होते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो इसने ये क्या कहा, इसमें का फिर क्वेश्चन पढ़िए। दो समांतर रेखाओं के एक ओर, यानी एक ही ओर स्थित है, यानी दो, इधर का नहीं लेना है, एक ही ओर स्थित रखना है। चाहो तो इसकी बात कर लो और चाहो तो इन दोनों की बात कर लो, चाहो इन दोनों की बात कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इनको देखोगे तो दो एक ही साइड के दो जो आपके इंटरनल एंगल इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो अगर इसे आप कोण ए मानते हैं, कोण से बी मानते हैं, एक दो मानते हैं, तो यहाँ पे कोण 1 प्लस में कोण 2 बराबर में 180 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपका 180 अंश हो जाएगा। अगर इसे आप 3 मानते हैं, इसे 4 मानते हैं, तो इन दोनों को जोड़कर भी 180 अंश हो जाएगा। और 180 अंश कोण को क्या बोलते हैं? हम रिज कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिज कोण। तो इसका रिज कोण आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे मैच भी कर लीजिएगा नीचे से। क्वेश्चन नंबर 3 का द नंबर दिया हुआ है, तो ये द नंबर इसका गलत दिया हुआ है। ठीक है, द नंबर इसका गलत दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे समान कोण नहीं होंगे, वो अल्टरनेट एंगल होते हैं। और अगर आप समान करोगे इस तरीके से, आप अगर इन्हें इन्हें और इसकी बात कर रहे हो और इन्हें अगर समान करोगे तो ये एक और नहीं है। ठीक है, उसने एक ही ओर की बात करी थी, तो एक और ही लेना होता है, तो हमें ये रिज कोण हो गए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है? तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण होते हैं, यानी तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण क्या होंगे? तो तिर्यक रेखा क्या है? तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं पे काट के जाएगी। तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं पे काट के जाएगी इस तरीके से। और एक ओर के अंतःकोण, तो ये और ये दोनों मिला के 180 अंश के हो गए। यानी कि इसे बोलेंगे कोटपूरक कोण कितने होते हैं?
तो दोनों 90 अंश के जोड़ के होते हैं। संपूर्ण कोण कितने का होता है? पूरा 360 अंश का होता है। बृहद कोण आपका हो गया। फिर इसके बाद आपका संपूरक कोण, संपूरक कोण दोनों मिलाकर के 180 अंश के होते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 180 अंश वाला, इसका द नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का द सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक ही तल में स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। यानी कोई तल है इस तरीके से, इस तरीके से, तो इसमें बिंदु कितने होंगे, इस तरीके से डॉट 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 कितने बिंदु होंगे। तो भाई इसको तुम गिन नहीं सकते, ठीक है, अनंत होंगे इसमें। तो ये आंसर सही हो जाएगा आपका डी, 5 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दो समांतर रेखाएं आपस में मिलती हैं। ठीक है, तो कहाँ मिलती हैं? तो कह रहा है कि अनंत पर मिल जाती हैं, कहीं नहीं मिलती हैं, एक निश्चित दूरी पर मिल जाती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने कहा था जो दो समांतर रेखाएं होती हैं, जैसे मान लो कि ये आपकी एक समांतर रेखा है, ये वाली समांतर रेखा चल रही है और ये एक रेखा चल रही है, तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी क्योंकि इनके बीच में दूरी हमेशा समान रहेगी। तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो कहीं कहीं भी नहीं मिलेंगी। ऑप्शन नंबर स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देख सकते हो। रेखा में केवल होती है, तो रेखा में केवल क्या होती है? चौड़ाई होती है, लंबाई होती है, मोटाई होती है। तो रेखा मैंने आपको बताया था इस तरीके से, रेखा की ना तो कोई ब्रेथ होती है, ठीक है, ना तो इसकी ब्रेथ है, ना कोई इसकी हाइट है, और केवल इसकी क्या है? इसकी केवल लेंथ है। लेंथ का मतलब इसकी केवल आपकी लंबाई है बस। तो लंबाई वाला आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप, ये जो आपका चैप्टर है वो आपका पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर होगा वो 11 स्टार्ट किया जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा साथियों। और आप अगर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकंड सेमेस्टर हो गया, थर्ड फोर्थ, आप अगर किसी सेमेस्टर का पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ओके साथियों, चलिए।